Okay, so welcome back everyone. Yeah, so in the last class we have discussed about unit 1. We have completely discussed ki, what is the introduction of IoT and its use cases, what is the difference between consumer IoT and industrial internet, fundamental building blocks. There are 4 fundamental building blocks, use case of IoT in various industry domains. In this lecture we're gonna discuss about what is the architecture of IoT reference architectures, industrial internet reference and architecture. ये बहुत ज़रूरी है. इंडस्ट्रियल इंटरनेट आर्किटेक्चर रेफरेंस ये कुछ इस तरह से है कि इंडस्ट्री में क्या क्या नॉर्म्स फॉलो होते हैं उसके हिसाब से. फाइनली व्हाट इज एज कंप्यूटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक. IoT गेटवेज क्या होती है उसके बारे में और डिटेल. डेटा इंजेक्शन लेयर, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके बारे में भी गोना डिस्कस इन दिस यूनिट, इन दिस वीडियो. सो please sit back and let's enjoy the lecture. Okay, let's start. The first is IoT reference architecture. What is this? क्या है ये IoT reference architecture? तो पहले समझते हैं. IoT architecture reference architecture is a standard blueprint that defines how IoT systems should be built. खत्म. is a reference architecture is a standard blueprint कि एक IoT system को बनाया किस तरह से जाए. It ensures that different devices, networks and application can work together. Okay, can work together. इस सोच को रखते हुए the most common model used in exams are like World Forum IoT reference model and layered architecture. मतलब देखो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर तुम हो, ऐसा स्टाइल से क्यों खड़े हो, और मैं हूँ, ठीक है. तुमने एक IoT मॉडल बनाया, तुमने कुछ ऐसा मॉडल बनाया, लेट्स सपोज ये तुम्हारा स्क्वायर मॉडल है, और मैंने एक सर्कल मॉडल बनाया. अब हम दोनों को अगर एक साथ जुड़ना है या एक दूसरे के मॉडल को से कम्युनिकेट करना है तो हमें सेम शेप का मॉडल बनाना पड़ेगा. दिस इज एग्जाम्पल. सेम शेप का मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि कम्युनिकेट कर सकें. पर मैंने एक सर्कल बनाया, तुमने एक स्क्वायर बनाया, तो क्या ये कम्युनिकेशन ठीक से होगा? नहीं होगा. और वर्ल्ड में ऐसे कितने सारे लोग हैं ये बताओ. ये कुछ और बनाएगा, ये कुछ और बनाएगा, ये ट्रेपीजियम बना देगा, ये रोम्बस बना देगा, ये कोई और कुछ और बनाएगा. तो ये सब बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा चल रहा था. तो अब क्या हुआ, एक कॉमन आर्किटेक्चर डेवलप करने का आइडिया आया कि व्हाट अबाउट कि वी कैन बिल्ड अ स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस एक IoT सिस्टम किस तरह से बनेगा और डिफरेंट डिवाइसेस कौन से नेटवर्क्स में कौन से एप्लीकेशन साथ में चलेंगे. और ये सब चीज़ें वर्ल्ड फोरम ने निकाला. वर्ल्ड फोरम IoT रेफरेंस मॉडल ने बताया ये हमें. और द लेयर आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं. तो ये लेयर आर्किटेक्चर मेनली 3 या 5 तरीके का होता है. फर्स्ट इज परसेप्शन लेयर, सेकेंड इज नेटवर्क लेयर, थर्ड इज मिडलवेयर या प्रोसेसिंग लेयर, फोर्थ इज एप्लीकेशन लेयर एंड फिफ्थ इज बिजनेस लेयर. ये 5 लेयर्स में होते हैं और ये 5 लेयर्स आपको यहाँ देख सकते हो. एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग, नेटवर्क, परसेप्शन लेयर, ये 5 लेयर्स में होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेयर पे चलते हैं. फर्स्ट लेयर क्या है? परसेप्शन लेयर. परसेप्शन लेयर एक फिजिकल लेयर होता है जिसमें कि सारे के सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स आते हैं जो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, आपके फिजिकल जो भी आपके सराउंडिंग है, जो भी आपके फिजिकल पैरामीटर्स है उसको सेंस करते हैं और उस पर काम करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्किन ऑफ द सिस्टम. एक बाहरी परत है, साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें वो कैप्चर करता है. लाइक कंपोनेंट्स लाइक सेंसर, RFID जो आपके ID कार्ड्स में लगता है, जो स्कैन होता है RFID कार्ड या इस टाइप का, GPS, कैमराज, एक्चुएटर्स, ये सारी चीज़ें आपके परसेप्शन लेयर में आती हैं, यानी कि फिजिकल लेयर में आती हैं. फिर आता है आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक IoT डिवाइस है, ये मेरा एक IoT डिवाइस है. तो इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है. ये सारे इसके फिजिकल लेयर है. ये साउंड, ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें स्कैन करता है. ठीक है, ये प्रेशर स्कैन करता है और ये सारे इसके परसेप्शन फिजिकल लेयर है. अब ये क्या करेगा, अब ये जो भी चीज़ें इसने कैप्चर किया, जो भी डेटा इसने कैप्चर किया, ये किसको देगा? सर्वर को देगा. तो सर्वर को देने के लिए क्या होगा, इसके पास एक कनेक्टिविटी चाहिए. वो कनेक्टिविटी होता है नेटवर्क लेयर.
दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ ऑल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम। हमारे जैसे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स जैसे आई को ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स मैटर करते हैं ना, न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, न्यूरॉन्स जो होंगे उसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है, दैट न्यूरॉन्स इज द नेटवर्क लेयर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सेंसर्स टू प्रोसेसिंग सिस्टम, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G, 5G गेटवेज, ये सारे हमारे नेटवर्क लेयर में आते हैं। द थर्ड इज मिडलवेयर और प्रोसेसिंग लेयर। अब जैसे ये डिवाइस था, इसने नेटवर्क यूज़ किया और नेटवर्क यूज़ करके ये हमारे प्रोसेसिंग लेयर पे चीज़ें सेंड कर दिया, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। अब ये जो यूनिट है वो प्रोसेस करता है चीज़ों को, इट्स अ ब्रेन। अब ये क्या करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है फिजिकल लेयर से। कहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन इज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर से कम्युनिकेशन हो रहा है यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ, या हम लोग ने इसका एग्जाम्पल पहले पढ़ा था। तो इट स्टोर्स एनालाइज डेटा। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया क्लाउड सर्वर्स, लाइक क्लाउड सर्वर्स, डेटाबेस, बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर तुम्हें ये बताऊं मैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है और ये सिस्टम लेयर है, ये या सर्वर है। अब ये सर्वर आपके फ़ोन के एप्लीकेशन में आ जाए, मतलब आप अपने एप्लीकेशन में देख सको कि ये पूरा ऑपरेशन किस टाइप में हो रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। यूज़र क्या दिखेगा, यूज़र को बस ये दिख रहा है यूज़र पर, ये हार्डवेयर से यूज़र कम्युनिकेट नहीं करेगा ना कि यूज़र क्लाउड से कम्युनिकेट करेगा, यूज़र कम्युनिकेट करेगा ऐप से। दिस इज़ द एप्लीकेशन लेयर जिससे यूज़र कम्युनिकेट करेगा। डिलीवर्स अ स्पेसिफिक सर्विस टू द यूज़र, यही सर्विस मिलेंगे, जैसे स्मार्ट होम ऐप हो गया, स्मार्ट सिटी ट्रैफिक डैशबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने फ़ोन के ऐप में मिलेगा। दिस इज़ द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज business layer. Business layer manages overall IoT systems including business model, privacy, profit analysis, ये सब चीज़ें, मतलब ये पूरी चीज़ें, इस पर कितना खर्च होगा फ़ोन के ऐप बनाने में, ये सर्वर की कॉस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस लेयर में आती है। इसलिए बिजनेस लेयर इज़ अ टॉप लेयर ऑफ दिस कम्युनिकेशन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, लेयर का कंसेप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यूनिट 2 इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट रेफरेंस आर्किटेक्चर, IIRA। जैसे मैंने बताया था IIRA is a standard specifically industrial IoT, standard for industrial IoT। मतलब जैसे हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था, वर्ल्ड फोरम का स्टैंडर्ड था, ये एक इंडस्ट्रियल के लिए भी स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट कंसोर्टियम ने बनाया, IIC ने बनाया कंसोर्टियम में। इट इज़ मोर लाइक कॉम्प्लेक्स देन स्टैंडर्ड IoT, बट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज नीड्स हाई सिक्योरिटी एंड रियल टाइम स्पीड। देखो द मेन डिफरेंस बिटवीन द द कंज्यूमर IoT और जो हमारा इंडस्ट्रियल IoT है, द मेन थिंग इज दैट इट रिक्वायर्स हाई सिक्योरिटी एंड रियल टाइम स्पीड, जो कि हमें पता था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में, ये दो चीज़ें हमें लगती है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो IIRA ने हम लोग के लिए बनाया है, जो IIC ने उसको क्रिएट किया है, according to that standard what we need to know, there are 4 viewpoints for industrial IoTs. What are the viewpoints और viewpoints होते क्या है? So viewpoints is like angles, किस तरह से आपको देखना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसको viewpoint बोलते हैं। So कितने तरह के viewpoint होते हैं? पहला है business viewpoint, दूसरा है usage viewpoint, functional viewpoint और इम्प्लीमेंटेशन व्यू पॉइंट, ठीक है। बिजनेस व्यू पॉइंट पे आ जाते हैं। वाई वी आर बिल्डिंग दिस, इसका ROI क्या है, बिजनेस गोल्स क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से करने से पहले। फिर यूजेज व्यू पॉइंट, हाउ इट इज़ यूज्ड, लाइक उसका कौन से यूज़र इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन किस टाइप में होगा, कितने लोग इंटरेक्ट करेंगे। फिर फंक्शन, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें रहेंगे, कंट्रोल डोमेन, ऑपरेशंस डोमेन, इंफॉर्मेशन डोमेन, और कैसे उसको बनाया जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। नोट फॉर एग्जाम, देखो इंफॉर्मेशन डोमेन, ऑपरेशन डोमेन, कंट्रोल डोमेन, एप्लीकेशन डोमेन, बिजनेस डोमेन, इस सब के डोमेन, ये फंक्शनल व्यू पॉइंट। लाइक फॉर इफ आस्क अबाउट IRA, फोकस हेविली ऑन फंक्शनल व्यू पॉइंट डायग्राम एज इट डिस्क्राइब द एक्चुअल वर्किंग पार्ट। या तो देख सकते हो ये बेसिकली क्या डोमेन है, व्यू पॉइंट है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है?
एज कंप्यूटिंग अब मैं समझाता हूँ, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था एज कंप्यूटिंग का, अब मैं थोड़ा इसको और समझाता हूँ एज कंप्यूटिंग किस टाइप में काम आती है और क्यों ज़रूरी होती है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो अब देखो एक चीज़ बताओ, मेरे को एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे अभी मान लो आपके पास एक कार है, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ ऑल्सो अ कार। ये कार काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सीसी बोल देता हूँ। और ये कार काम करती है एज कंप्यूटिंग पे, एज कंप्यूटिंग ईसी बोल देता हूँ। अब क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, अब जैसे ये जो कार है ये ऑटोमेटिक कार है, ये ऑटोमेटिकली रन करती है, ऑब्स्टेकल देखती है और ऑब्स्टेकल्स के हिसाब से ये लेन चेंज कर सकती है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है। और ये भी सेम है, ठीक है। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा, जैसे ही इसके सेंसर ने ऑब्स्टेकल्स देखे, ठीक है, इसके सेंसर्स क्या करेंगे, इसके सेंसर्स सबसे पहले भेजेंगे डेटा, कहाँ से, सेंसिंग सबसे पहले किया फर्स्ट फिजिकल लेयर, देन कनेक्टिविटी इंटर लाइक नेटवर्क लेयर, देन किसको भेजा, प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा जो कि है क्लाउड। क्लाउड को बोला अच्छा इतने डिस्टेंस पे इतना डेटा, ये ऑब्स्टेकल है हमारा इतने डिस्टेंस पे और इस स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, जो भी वेरिएबल्स वगैरह देने थे इसको दिया क्लाउड कंप्यूटिंग को, ये क्लाउड सिस्टम को जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है। अब क्लाउड सिस्टम ने बोला कि लेफ्ट मुड़ जाओ, तो ये लेफ्ट मुड़ने की चीज़ इसमें आएगी सिस्टम में वापस इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट के थ्रू आने के बाद एक्चुएटर्स के थ्रू ये एक्शन होगा कि स्टीयरिंग ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। और ये बताओ अगर इंटरनेट स्पीड डाउन हुई तो, या ये पूरे प्रोसेस में कहीं ये स्लो आपको नहीं लग रहा कितना स्लो है, मतलब गलती से क्लाउड अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और डिले हो गया समय, तब तो दिक्कत हो जाएगी, खुद सोचो। दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पर वही एज कंप्यूटिंग होता तो क्या होता, ऑब्स्टेकल है, अब इसने ऑब्स्टेकल देखा, गाड़ी की स्पीड मेज़र की, जो भी है चीज़ें, इसने अब इंटरनेट में नहीं भेजा चीज़ें, अब इसने अब इसके अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर लाइज इनसाइड द कार ओनली, और इस कंप्यूटर ने ही डिसाइड किया कि इसको लेफ्ट मुड़ना चाहिए और यहीं से लेफ्ट मुड़ गया। देयर इज नो नीड ऑफ अ क्लाउड, मतलब नो नीड नहीं बोलूँगा, क्लाउड अभी भी है, बट जो डिसीजन था, जो डिसीजन लिया गया वो इसके इंटरनल नोड ने लिया, जो इसके एज नोड ने लिया, एज नोड बोलते हैं। और जो इसकी समरी थी, इसने लेफ्ट लिया, ये पूरी समरी रिपोर्ट क्लाउड में सेव हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग जो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द एज कंप्यूटिंग अप्रोच, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम इसको रीड करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सो नॉर्मली IoT sensor sends all data to the cloud far from server to be processed. This is slow latency and user there are lots of internet bandwidth, जो मैंने आपको सेम चीज़ बताया। एज कंप्यूटिंग मूव्स द प्रोसेसिंग क्लोजर टू द एज, यानी कि सेंसर की तरफ और डिवाइसेस के पास रखना जो भी कंप्यूटिंग है उसको, यानी कि यूजर के पास रखना। अ सेल्फ ड्राइविंग कार कैन नॉट वेट टू सेंड द कैमरा डेटा टू द सर्वर एंड आस्क इज दैट द पेडेस्ट्रियन, इट मस्ट प्रोसेस द डेटा इनसाइड द कार एट द एज इंस्टेंटली, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। लो लेटेंसी, ठीक है, मतलब क्या बेनिफिट्स है एज कंप्यूटिंग के, तो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, ऑब्वियसली बैंडविड्थ सेव हो जाएगा, आपको बार बार इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राइवेसी आपके पास रहेगी क्योंकि जो डेटा है आपके लोकल में स्टे हो रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, वर्क्स इवन ऑन इंटरनेट इज़ लॉस्ट, क्योंकि इंटरनेट नहीं तो भी आपके सिस्टम में ही कंप्यूटर है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द बेनिफिट बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफरेंस। अब यू कैन सी लाइक दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे सेंसर्स ने डेटा दिया क्लाउड को, क्लाउड के बाद डेटा फुल आया और फिर सारे प्रोसेसिंग हुई। बट इसमें देखो एज कंप्यूटिंग में डेटा फास्ट प्रोड्यूस लोकली दिया गया एज नोड पे, अब एज नोड ने सीधा प्रोसेसिंग किया और वापस इसको मिल गया, और जो भी समरी थी वो क्लाउड में भेज दिया गया। दिस इज एज कंप्यूटिंग, ठीक है, और दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट मी सी द वीडियो इज रनिंग। या नाउ विल मूव टू IoT गेटवेज। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। देन वी मूव टू IoT गेटवेज क्या होते हैं। ओके, सो IoT गेटवेज क्या होते हैं? An IoT gateway is a physical device or a software program that serves as a connection point between cloud and local sensors and controllers. IoT gateways के बारे में हमने पहले ही काफ़ी डिस्कस कर चुके थे हम। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे क्लाउड है, डेटा सेंटर है, ये सारे एज से कनेक्टेड है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए काम आता है। तो एक डायग्राम है, ये एक गेटवे का डायग्राम है, देख सकते हो। ये सारे डिवाइसेज IoT डिवाइसेज है, ये सारे डिवाइसेज एक गेटवे से कनेक्टेड रहते हैं। इस गेटवे में ही कन्वर्जन होता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड, ब्लूटूथ ही इनके पास होता है, वाईफाई तो होता नहीं है।
IoT डिवाइस में जनरली वाईफाई नहीं होता। अभी क्या हो गया है कि रास्पबेरी पाई, आई थिंक रास्पबेरी पाई में वाईफाई भी होता है, वाईफाई मॉड्यूल्स भी होने लगे हैं, पर जनरली डिवाइसेस में नहीं होता, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। तो ये ब्लूटूथ से गेटवे से कनेक्ट होता है, गेटवे में प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन होता है, यानी कि इनके ब्लूटूथ को कन्वर्ट किया जाता है वाईफाई या ईथरनेट पे, और ये डायरेक्टली फिर क्लाउड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो गेटवे इस काम आता है, एक इंटरफेस की तरह। एक इंटरफेस है, एक कनेक्टिंग पॉइंट यू कैन से, और एक इंटरफेस जो कि क्लाउड और लोकल सेंसर्स और कंट्रोलर्स को कनेक्ट करता है। वाई डू वी नीड इट? प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो सेंसर्स जो है स्पीक करते हैं ब्लूटूथ या जिग्बी प्रोटोकॉल में, ठीक है, वो इस प्रोटोकॉल को ही समझते हैं, इस प्रोटोकॉल में ही बात करते हैं। बट इंटरनेट जो होता है हमारा, वो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है। मैंने पिछले लेक्चर में HTTP बोल दिया था, पर वो TCP/IP याद रखो आप, ठीक है। HTTP इज जैसा वेब प्रोटोकॉल, तो TCP/IP द गेटवे ट्रांसलेट्स बिटवीन देम। तो ट्रांसलेट, गेटवे का काम होता है इन दोनों को ट्रांसलेट करना। सिक्योरिटी के भी काम आता है गेटवे, इट एक्ट्स एज अ फायरवॉल, कि कोई भी सिंपल सेंसर, मतलब कोई भी हैकर सेंसर को यूज़ करके कोई भी डेटा को फेच ना कर सके, कोई भी दिक्कत ना हो। डेटा फिल्टरिंग के भी काम आता है, फिल्टर नॉइज, यूजलेस डेटा, सेंडिंग आउट टू द क्लाउड। क्लाउड में कोई यूजलेस डेटा भी नहीं भेजना है आपको, तो एक डेटा फिल्टरिंग के भी काम आता है। तो ये दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटा लाइक IoT गेटवेज, ठीक है। अब हम समझते हैं the last topic, not the last topic, I think it's the last topic, second topic, okay. Data ingestion and processing pipelines. So ingestion क्या होता है? Ingestion is the process of absorbing data from thousands of sources, sensors। मतलब समझो, इमेजिन करो बस, इतने सारे सेंसर्स है, इतने सारे IoT डिवाइसेस है, सबका डेटा आपके क्लाउड में आ रहा है। कैसे, हाउ विल यू मैनेज दैट? हाउ विल बी लाइक यूटिलाइज ऑल द डेटा, ऑल द हाई वॉल्यूम डेटा विद द हाई स्पीड? इन सबको कैसे मैनेज करोगे, कैसे इसको चीज़ों को कंट्रोल करोगे आप? तो डेटा इंजेक्शन उसको बोलते हैं। डेटा इंजेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्बिंग द डेटा फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम सेंसर्स, IoT डिवाइसेस। तो it needs to handle high volume and high speed data, ठीक है। The tools used are Apache Kafka and MQTT। किसी ने यूज़ किया होगा तो आई थिंक यूज़ तो किया होगा, या नहीं किया मैं बता देता हूँ। अपाचे काफका क्या होता है और MQTT क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा क्यूइंग कॉन्सेप्ट होता है, कि हमारे पास एक क्यू रहती है, इस तरह के क्यू डेटा सेट रहता है। उस डेटा सेट समझो एक क्यू, स्टैक और क्यू पढ़ा होगा ना, उस टाइप का क्यू रहता है। तो सारे के सारे रिक्वेस्ट ना इस तरह से क्यू में स्टोर हो जाते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस ऑर्डर में डेटा को, इस क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है। पहले जो आया, आइदर वी कैन इम्प्लीमेंट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, कि पहले मान लो ये क्यू आया तो इस क्यू को सर्व करो, फिर ख़त्म हुआ फिर इस क्यू को सर्व करो, फिर इस क्यू को, इस रिक्वेस्ट को सर्व करो, फिर इस रिक्वेस्ट को सर्व करो। तो ये सारी चीज़ हम सेटअप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यूइंग। ये सारी चीज़ हम सेटअप कर सकते हैं यूजिंग अपाचे काफका एंड MQTT। अब इसमें MQTT के बारे में देख सकते हो। MQTT क्या है? मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, लाइट वेट पब्लिशेबल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जिसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो अब एक डेटा पाइपलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। सबसे पहले डेटा क्या होता है? कलेक्ट किया जाता है, डेटा इंजेस्ट होता है, ठीक है। डेटा इंजेस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा, ठीक है। देन क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग, रिमूविंग एरर्स, डुप्लीकेट्स एक्सेट्रा। देन होता है ट्रांसफॉर्म द डेटा, कन्वर्ट इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट जो हमें चाहिए। जैसे सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट कर दिया तो इसको स्टोर करो डेटाबेस में, और फिर एनालाइज करो। द लास्ट स्टेप इज टू एनालाइज एंड जनरेट द इनसाइट्स। तो दिस इज अ डायग्राम यू कैन यूज ये सारे काम करने के लिए, ठीक है। द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज डेटा स्ट्रीम्स एंड प्रोसेसिंग। सो पहले ट्रेडिशनली क्या होता था? डेटा स्ट्रीम से पहले समझते हैं ट्रेडिशनली क्या यूज होता था। ट्रेडिशनली प्रोसेसिंग वेट्स फॉर डेटा, ठीक है, टू बी स्टोर्ड एंड एनालाइज, इट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। क्या होता था पहले कि जैसे आपके पास मान लो, कैसे बताऊँ, ये आपके प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है, मान लो CPU, ये आपके CPU है। तो ये डेटा का वेट करता था, डेटा आएगा मैं प्रोसेस करूंगा फिर आउटपुट दूंगा, डेटा आएगा प्रोसेस करूंगा आउटपुट दूंगा, डेटा नहीं आया तो वेट करूंगा, डेटा आएगा प्रोसेस करूंगा आउटपुट दूंगा। दिस इज अ बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। ये जो पहले होता था, बट इसमें ये है कि मान लो डेटा लंबे समय तक नहीं आया तो CPU को आइडल बैठना पड़ेगा, यानी कि कुछ काम नहीं होता। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इफिशियंसी ऑफ CPU, क्योंकि हम चाहते हैं कि CPU हमेशा जिंदगी भर बिजी रहे। तो हम उसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ स्ट्रीम प्रोसेसिंग एनालिसिस डेटा इन मोशन। बेसिकली क्या है स्ट्रीम
प्रोसेस क्या है कि डेटा को इन मोशन पे रखना, यानी कि एज इट अराइव्स विदाउट स्टॉपिंग उसको रन करना, रियल टाइम में रन करना, एसेंशियल फॉर थिंग्स लाइक फ्रॉड डिटेक्शन। हम कभी इसको बंद नहीं कर सकते। स्टॉपिंग अ बैड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली, और फायर अलार्म्स, विंडोइंग सिस्टम होता है, लुकिंग एट द डेटा फॉर स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम, एवरेज टेम्परेचर इज 5 सेकंड्स। जैसे आप यूट्यूब में भी देखो, यूट्यूब में भी आपको डेटा, मतलब कोई वीडियो प्ले करो तो पहले कुछ अमाउंट तक वीडियो ऑलरेडी आ जाता है आपके पास, फिर आपका जो कर्सर होता है वो उसको थोड़ा आगे तक पढ़ता जाता है। जैसे ही आपका यहाँ तक पहुँचता है तो फिर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रे लाइन आ जाती है, ये ग्रे कलर का लाइन होता है, फिर आपका रेड कलर की लाइन उसको पूरा कवर करती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर ग्रे कलर की लाइन आगे बढ़ जाती है, फिर कवर करती है। तो ये सब क्या है, ये सब एक चंक्स में आपके पास डेटा आता है। यूट्यूब में भी जो 1 घंटे की वीडियो, पूरे 1 घंटे की वीडियो में अब नहीं आ जाएगी, वो पहले चंक्स में डेटा आएगा, फिर जैसे ही उसको चंक्स को पूरा करते हो फिर दूसरा चंक आएगा, फिर तीसरा चंक आएगा। इस चंक में डेटा, इसके मेटा डेटा बोलते हैं, इस डेटा के अंदर डेटा रहता है कि इस डेटा का सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर 1 है, इसका सीरियल नंबर 2 है, इसका सीरियल नंबर 3 है, ये कहाँ स्टोर्ड रहेगा, मेमोरी लोकेशन इसकी, फिर इसका ड्यूरेशन क्या रहेगी, और ये सारी चीज़ें, यूज़र अभी करेंटली कहाँ पर है, कितना देखा, ताकि कभी बंद करके चालू करोगे तो इसी फील्ड से वापस यहीं से चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है जो यूट्यूब करता है। दिस इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, एक पूरा पाइपलाइन है जिसको यूज़ करते हैं हम डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो स्ट्रीमिंग, आप देखो, आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स इज़ अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा वेब स्ट्रीम कर रहे हैं या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, दीज आर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। स्ट्रीम समझो क्या होता है, ठीक है। तो दिस आर रियल टाइम, दिस आर द थिंग्स की 5 सेकेंड में आपको लास्ट 5 सेकेंड का एवरेज मिलता है, इस टाइप के, जैसे मैंने बताया यूट्यूब का एग्जांपल बताया। एक डिफरेंस भी बता सकते हो कि बैच में क्या होता है, प्रोसेस लार्ज चंक्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, मंथली पेरोल वगैरह, बट स्ट्रीम में क्या होता है, लाइव डेटा, लाइक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स इमीडिएटली हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, ये तुरंत होता है ये सारी चीज़ें। तो बैच और स्ट्रीम में डिफरेंस समझ में आ गया। बैच में लार्ज चंक्स ऑफ डेटा होता है लेकिन हिस्टोरिकल डेटा है, जैसे मंथली का डेटा हो गया या 1 साल का डेटा हो गया, उसको एक बार प्रोसेस किया। पर स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे डेटा आता है वैसे प्रोसेस होता है, डेटा आता है प्रोसेस होता है। जैसे हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, ये नहीं कर सकते ना कि 6 महीने जितना हार्ट रेट हुआ है अब उसको एनालाइज करो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुरंत चाहिए इसके रिजल्ट्स। तो यहाँ तक हमने यूनिट 2 भी कवर कर लिया अपना। आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा, क्वाइट बेसिक लेक्चर, अच्छे से समझाया। हम लोग डीप में बात किए सारी चीज़ों का, आर्किटेक्चर के ऊपर, IoT डिवाइसेस के ऊपर, सब चीज़ों के डीप पे बात किए। द नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली टुमारो विल डिस्कस अबाउट यूनिट 3 सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, एंड उसके बाद विल कंप्लीट ऑल दिस 3 यूनिट्स कल ही। एंड after this you don't need to watch any type of shit from YouTube, उससे दूर रहो। I will rather focus on the concepts, the practical implementation, because again this is for exam purpose only. You won't you need to think about the practical impact of it. जैसे अगर आप डेटा प्रोसेसिंग पर पाइपलाइन पढ़ रहे हो तो क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती है, अपने आप आज काफ्का पढ़ा, काफ्का के बारे में और पढ़ो, उसके बारे में इंप्लीमेंट करना सीखो, काफ्का कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट्स में काफ्का लगा दो खुद से, पाइपलाइन के बारे में पढ़ा, पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट बना लो, इस टाइप का। यू नीड टू थिंक अबाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, देन योर स्टडी विल बी वर्थ इट, योर स्टडी for doing CSBS will be worth it for you. So thank you for your time, thank you for watching this lecture, and have a nice day guys, bye bye.